नमस्कार, मैं हूं ओमवीर सिंह। और जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हो कि हम लोग प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। तो आज हम इसके आगे का देखते हैं और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। तो देखना है पास्ट परफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है। बिल्कुल इजी है, इजी वे में हमें समझना है। जैसा कि अपने 10th स्टैंडर्ड पे आता है, देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत हैड, हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखना है कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और 10th स्टैंडर्ड पे आप लोगों ने पहले के अगर पेपर आप चेक करोगे, देखोगे तो आपको मिलेगा कि आपके लिए 10th स्टैंडर्ड में केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है बिफोर और आफ्टर। अब हमें बिफोर और आफ्टर को समझना है, ये क्या है। देखिए, आपको दो वाक्य दिए जाएंगे, एक बिफोर या आफ्टर से पहले होगा और एक बिफोर या आफ्टर के बाद होगा। एक बिफोर या आफ्टर के पहले होगा, एक बिफोर या आफ्टर के बाद होगा। अब पता कैसे चलेगा कि एक वाक्य बिफोर या आफ्टर से पहले है, एक वाक्य बिफोर आफ्टर के बाद है। तो ध्यान रखना, पहले जो वाक्य होगा उसका अपना सब्जेक्ट होगा, उसकी अपनी वर्ब होगी और उसका अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट आए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आफ्टर या बिफोर के बाद में इसका भी अपना सब्जेक्ट होगा, इसकी अपनी वर्ब होगी और इसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट आए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हम वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, अब हमें देखना है क्या करना है। एक सीधा सा नियम आप ध्यान रखेंगे कि बिफोर या आफ्टर का प्रयोग जब वाक्य में हो रहा है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कब कौन से वाक्य में हम हेड या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और कौन से वाक्य में हम सेकंड फॉर्म लगाएं, यह देखना है। तो कुछ नहीं, एक सरल सा नियम है। और क्या नियम है? देखना है कि वाक्य में जो भी कार्य, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वाक्य में जो भी कार्य कैसे हुआ हो, पहले हुआ हो। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की बात है, जो भी कार्य कैसे हुआ हो, पहले हुआ हो। जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो काम पहले हुआ है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे आफ्टर के पहले हो, चाहे आफ्टर के बाद हो, चाहे बिफोर के पहले हो, चाहे बिफोर के बाद हो। इस एक सूत्र को ध्यान रखेंगे, जो भी कार्य पहले हुआ है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ है, ध्यान से समझना, जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंस समझाता हूं। बिल्कुल इजी है और ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मान लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा
10th स्टैंडर्ड का आरबीएससी बोर्ड का ये मान लीजिए फेवरेट सेंटेंस है और ये बहुत पूछता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं और फिर आपको सेंटेंस बताता हूं। बहुत इजी सेंटेंस आएंगे, बस आपको पहचान पकड़ लेनी है और आपको दूसरे वाक्य को फिल कर देना है। हो सकता है इस पर ऑब्जेक्टिव का चांस ज्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा। वाक्य देखना है आपको, देखना ये बहुत पूछा गया है। द पेशेंट स्पेस यहां दे दिया डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब आपको पकड़ना है, इसमें से पहचान निकाल के लानी है। और पहचान क्या है? द पेशेंट, पेशेंट का मतलब रोगी। एक ध्यान रखेंगे, एक आपको पूरा वाक्य मिलेगा और एक में आपको फिल करना है। एक में आपको क्या मिला? केम, पहचान के रूप में आपने क्या देखा? केम। अब पहले ये देखिए कि क्या बिफोर से दो वाक्य जुड़ रहे हैं। तो देखिए, द पेशेंट अपना सब्जेक्ट रखता है, डाई ये वर्ब है, इसका मतलब अब इस वाक्य में बिफोर से पहले क्या है? एक तरफ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने को फिल करनी है, इसका मतलब वर्ब तो है ही। फिर यहाँ पे क्या कर दिया? बिफोर मान लीजिए ये रहा। और फिर आगे देखिए कौन है? दी डॉक्टर, ये इसका सब्जेक्ट रहा और ये इसकी वर्ब, इसका मतलब एक वाक्य ये है। और मैंने आपको यही बताया था थोड़ी देर पहले कि बिफोर या आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे, एक तो बिफोर से आफ्टर से पहले और दूसरा बिफोर या आफ्टर के बाद। दोनों के अपनी अपनी सब्जेक्ट और अपना अपना वर्ब है, इसको अपने को फिल करना है। अब ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, बस ये पकड़ लीजिए, सारा काम हो गया। देखिए, द पेशेंट डाई बिफोर, बिफोर का मतलब इससे पहले, इससे पहले कौन? द डॉक्टर केम, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर केम आया, इससे पहले की कौन आया भाई? डॉक्टर आया। क्या हो गया था? पेशेंट क्या हो चुका था? हैड डाइड, पेशेंट की, मरीज की, रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? समझिए, पहले कौन सा काम हुआ? डॉक्टर आया, उससे पहले ही कौन खत्म हो गया था? रोगी खत्म हो गया था। पहले क्या काम हुआ? पहले रोगी के खत्म होने का काम हुआ। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? उसके बाद डॉक्टर आया। तो पहले क्या काम हुआ? पहले रोगी के मरने का काम हुआ। इसका मतलब जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपकी एग्जाम की बात करें तो एक फिल करके देगा, दूसरे में वो भर देना, और अगर वो पर आवाज दे दे तो ये भर देना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सा है। एक इनमें से फिल करके देगा ऑलरेडी, और एक फिल करके देगा, दूसरा अपने आप फिल कर देना। सीधा देख लेना, इसमें सेकंड फॉर्म दे दी तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे दी तो इसमें क्या भरनी है? सेकंड फॉर्म भरनी है। बस इतना सा ध्यान रखें। एक और वाक्य देखिए, एक और वाक्य देखिए, ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा है? ये वाक्य है, द ट्रेन डिपार्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए, इसमें भी वही पहले पकड़ना है पहचान को। पहचान कैसे पकड़ोगे? ये देखिए, ये आ गया बिफोर, ये आ गया बिफोर, दिख रहा है। बिफोर से पहले ये एक सब्जेक्ट है अपना, और ये इसकी वर्ब है। इसका मतलब बिफोर से पहले अपना कर्ता और अपनी क्रिया है। अब जाइए बिफोर के बाद, तो यहां क्या है? आपको आई दिख रहा है, रीच्ड दिख रहा है,
ऑब्जेक्ट दिख रहा है या एडवर्ब दिख रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये अपना हो गया वर्ब और ये अपना एडवर्ब। कहां गया? स्टेशन। कहां पहुंचा? स्टेशन। तो ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं, बाकी है ये एडवर्ब। ये अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है बिफोर के बाद में एक वाक्य है और बिफोर के पहले एक वाक्य है, और बिफोर के बाद कौन सी वर्ब फिल कर रखी है भाई? बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म यूज की कर रखी है, और जब सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ जाएगा? यहां आप सीधा सीधा क्या भर देंगे? हैड डिपार्टेड फिल कर देंगे। बिल्कुल इजी है। अब आप अगर इसका हिंदी बना के देखोगे तो अर्थ लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो काम पहले हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, जो काम पहले हुआ है उसके लिए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखना, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ट्रेन क्या हो चुकी थी? चली गई थी, जा चुकी थी। कब? इससे पहले की, इससे पहले की। क्या भाई? आई रीच द स्टेशन। इससे पहले कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, उससे पहले क्या हो गई थी? उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ? पहले ट्रेन जब चली गई और फिर ये स्टेशन पर पहुंचा। अगर ये स्टेशन पर पहुंच जाता पहले ही तो ये वाक्य नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आराम से बैठ के चला जाता और वाक्य बोलने की जरूरत नहीं थी नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये हैड डिपार्टेड इसमें आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों सेंटेंसेस ऐसे भी तो किसी और प्रकार से, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक तरफ फिल है, दूसरी तरफ ये भर देना, ये भरा हुआ है, ये भर देना। इट्स ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका छोटा सा एक पहचान और है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यही एग्जाम में आएगा, अगर आपको देख लेना, एग्जाम में आपको यही मिलेंगे। इधर उधर की बातें रखनी नहीं है दिमाग में। और देखेंगे भी। आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यदि जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, ये शब्द भी क्या है? परफेक्ट को शो करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके साथ एक वाक्य और मिलेगा, अदर सेंटेंस। क्या मिलेगा? अदर सेंटेंस मिलेगा। और ये जो दूसरा वाला वाक्य मिलेगा इसमें कोई ना कोई किसकी पहचान होगी? पास्ट टेंस की। किसकी पहचान होगी? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की पहचान मिलेगी तो ये जो जस्ट और ऑलरेडी है उनके रिक्त स्थान में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, ना कि हैज का। किसका करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ऐसा एक वाक्य देख लीजिए, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, देखना, भी छोटा सा वाक्य है, बहुत इजी है। देखना, रीना स्पेस जस्ट स्पेस हर मील when I went to her home. Reena just eat her meal. Sorry, meal when I went to her home. जब मैं उसके घर पहुंचा, जब मैं उसके घर गया, पहुंचा। ये देखिए सेकंड फॉर्म आ गई। क्या आ गई यहां पे? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म आते ही आपको समझ लेना है कि जस्ट और ऑलरेडी के साथ आपको क्या लगानी है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो रीना के साथ क्या आ जाएगा? हैड, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर सेकंड फॉर्म आती है या आगे पास्ट टेंस आता है वाक्य में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अन्यथा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेगी। जैसे अगर ये वाक्य ऐसे होता, केवल रीना स्पेस जस्ट ईट हर मील,
केवल इतना ही वाक्य होता, केवल कितना सा वाक्य होता, रीना जस्ट ईट हर मील, तो वाक्य कैसे बनता, तो वाक्य बनता हैज ईटन। क्यों बनता, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी पहचान नहीं है जो इस वाक्य को पास्ट में ले जाए, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, हैज ईटन आ जाएगा। जबकि यहां क्या था, यहां वेंट था, और वेंट होने की वजह से यहां पे क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इज दिस ओके? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, डबल वाक्य है तो ये इसका सेकंड फॉर्म का या फिर पास्ट टेंस का ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। अब हमारे एग्जाम लाइक कौन कौन से थे, प्रेजेंट के चारों थे, हमने प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए। आफ्टर का एग्जाम्पल, उसके बाद चलो एक आफ्टर का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यही देख लीजिए, बिफोर की जगह आफ्टर लगा लीजिए, द ट्रेन, ये लीजिए डिपार्ट आफ्टर आई, और यहां कर देता हूं मैं रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन। अब देखिए क्या हुआ, वही बात है, द ट्रेन आफ्टर आई रीच द स्टेशन, आफ्टर बाद में, आफ्टर बाद में, बाद में मैं कहां पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं स्टेशन पर पहुंचा। उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन क्या कर चुकी थी, जा चुकी थी। उसके बाद में कहां पहुंचा, उसके बाद में स्टेशन पर पहुंचा। ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, बाद में कहां पहुंचा, बाद में कहां पहुंचा, बाद में स्टेशन पर पहुंचा। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए और पास्ट के 3 पढ़ लिए शुरू के। इसका मतलब हमारा अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमारा एक बच रहा है, कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन हम सरसरी तौर पे थोड़ा सा हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी देख लेते हैं, जिससे कि ये नहीं हो कि टेंस पूरे नहीं हुए। हम एक बार देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की ही थोड़ी सी बढ़ोई हुई रूप है, इसका बढ़ा हुआ थोड़ा सा रूप है। देखते हैं, देखो इसमें क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके वाक्य के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सिंस या फॉर प्लस कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, कोई क्या मिलेगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी समय सूचक शब्द, ये मिलेगा। अब ये चीज देखो, ये जो बातें हैं, टाइम, सिंस, फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये तो प्रेजेंट में भी थी, यहां है जो भी तो आ सकता है। हाँ भाई आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या होगा, इसमें आगे प्लस अगर आप देखेंगे तो पास्ट टेंस लिए हुए, क्या लिए हुए, पास्ट टेंस लिए हुए एक और आपको वाक्य मिलेगा। बस इसमें यही अंतर है, प्रेजेंट में और पास्ट में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें क्या मिलेगा, एक और वाक्य मिलेगा आपको आगे, और एक और वाक्य मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, और वो वाक्य भी कैसा, पास्ट लिए हुए। यहां तक आएगा सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, और वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी किस में आएगा, पास्ट। किसको शो करेगा, पास्ट को। ये प्रेजेंट में भी था, ये प्रेजेंट में भी था, लेकिन इस पास्ट को दर्शाने के लिए केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पास्ट टेंस लिए हुए कोई दूसरा वाक्य भी आएगा। जैसे वाक्य देखें तो, सी
लिविंग, या दूसरा ले लो सी, यहां कर लेते हैं वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2005 when you met her there, since 2005 और 2005 when you met her there। अब इस वाक्य को समझिए, अगर ये वाक्य यहां से चलकर केवल यहां तक ही खत्म हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या आ जाता, सीधा सीधा इसमें हम लोग हैज बीन और वर्किंग कर देते, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन आगे हम इस वाक्य को यहां खत्म नहीं करके ये वाक्य आगे बढ़ रहा है व्हेन यू, और ये क्या है, मेट। और मेट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये मीट की सेकंड फॉर्म होती है। और जब मीट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन से टेंस को शो कर रही है, पास्ट टेंस को। किसको शो कर रही है, पास्ट टेंस को शो कर रही है। और जब पास्ट टेंस को शो कर रही है तो ये देखो अपना नियम, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, वो भी कौन सा, पास्ट का। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस लिए हुए दूसरा वाक्य होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंज हुआ और चेंज होकर ये हैज या हैव किस में बदल गया, हैड में बदल गया। बस इतना सा ही अंतर है कि पास्ट मिला तो हैड कर दीजिए, पास्ट वाला वाक्य नहीं मिलता है तो हैज हैव कर दीजिए, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको समझा होगा आप लोगों ने। या आपके एग्जाम में आने के चांसेस ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, हालांकि आएंगे वो 8 ही। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। किधर, फ्यूचर टेंस की ओर। अब फ्यूचर टेंस को समझिए, ये है हमारा फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या करना है, फ्यूचर टेंस में आपको पता है कौन सी, आप लोगों को पता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। सेल किसके साथ, आई और वी, सब्जेक्ट के साथ तो क्या किया जाता है, और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा सामान्य सेंस में। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन का भाव हो तो ये आपस में वाइस वर्सा हो जाते हैं। आई और वी के साथ विल आ जाता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ सेल आ जाता है। लेकिन ऐसा हमें नहीं पूछना, हमें तो डायरेक्ट पूछेगा सेल या विल क्या करना है। अब आपको एक चीज का पता है कि मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट की। इसकी बात करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट की। और आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रूल बनता है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा, यहां मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिल जाएगा। और प्लस में कोई फ्यूचर टाइम, क्या मिलेगा, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्या मिलेगा, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इसका मिलना जरूरी है। और ध्यान रहे आपको, जब पहचान मिलेगी तो इसी से पहचान कर पाएंगे आप
कि ये कौन सा वाक्य बनाना है। और फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आप लोगों ने पढ़ रखे हैं क्या, कि यदि वाक्य में आ जाए क्या, TOMORROW, टमेरो, यदि वाक्य में क्या आ जाए, टमेरो आ जाए। इसके अलावा नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट के साथ क्या आना चाहिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय सूचक शब्द। और समय सूचक शब्द कैसे, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जैसे नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट, या फिर ये नहीं आके और ईयर की जगह क्या आ जाए, इन, और इनके बाद में क्या आ जाए, इन, और इनके साथ क्या आ जाए, कोई फ्यूचर टाइम, जैसे जैसे इन 2050, सॉरी 2025 यह आ जाए, या फिर 2050, 2024, अगर ऐसा आता है इनके साथ तो भी वो फ्यूचर टाइम होगा। इसके अलावा क्या आ जाए, इसके अलावा आ जाए आफ्टर, क्या आ जाए, आफ्टर, और आफ्टर के तुरंत बाद वही क्या, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्या मिले, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि आफ्टर के बाद वही समय सूचक शब्द, वही कौन सा, डे, जैसे 3 डेज आफ्टर, जैसे लिखा हुआ जाए आफ्टर, और आफ्टर के बाद लिखा हुआ जाए 3 डेज, 4 डेज, इस प्रकार से कोई भी समय सूचक शब्द लिखे हुए आ जाए तो आपको वाक्य में क्या फिल कर देना है, वाक्य में आपको सेल या विल, क्या, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। बस इतना सा आपके एग्जाम में आने वाला है, और कुछ नहीं आएगा, ये आपको फिल कर देना है। अब आई और वी के साथ तो क्या कर देना है, सेल, और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के साथ क्या कर देना है, विल का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देखते हैं, एक बार इनको समझ लीजिए। टुमारो, नेक्स्ट के साथ समय सूचक शब्द जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट ईयर, या इनके साथ फ्यूचर टाइम आ जाए इन 2025, इन 2050, इन 2024, इस प्रकार के आते हैं तो आपको समझ जाना है कि उनके साथ सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके अलावा आफ्टर, और आफ्टर के बाद में क्या मिले, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिले, तो भी आपको समझ जाना है कि क्या आएगा, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके सेंटेंस, बहुत सरल है सेंटेंस भी। सबसे पहले देखते हैं, जैसे रोहन, रोहन स्पेस कोष्टक में कर दिया कम हियर टुमारो, रोहन कम हियर टुमारो, तो रोहन आ गया सब्जेक्ट, और कम हमें फिल करना है, हियर का मतलब यहां, और ये रही पहचान, क्या, टुमारो, क्या है, टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला कल, तो यानी कि कल जो आएगा तब रोहन यहां आएगा, तो रोहन, अब टुमारो आ गया, इसका मतलब क्या करना है, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रोहन आई और वी के साथ सेल आता है, तो बाकी सबके साथ विल आएगा, तो ये लीजिए क्या कर दिया अपन ने, विल, और कम का क्या रह गया, कम, क्यों,
क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो गया, विल कम। माय फादर और आगे है विजिट इन दिस सिटी नेक्स्ट मंथ। तो क्या आ गया आपके सामने, माय फादर मेरे पिताजी, इन दिस सिटी इस शहर में क्या करने आएंगे, विजिट करने आएंगे। तो कब करने आएंगे, नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या हो गया, अगले महीने। तो नेक्स्ट के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट के साथ आपको दिखाई दे रहा है मंथ। इसका मतलब नेक्स्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, और नेक्स्ट का मतलब आने वाला यानी कि मंथ है, और आने वाला मंथ है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, विल, और यहां क्या आ जाएगा, विजिट, और क्या बन गया, विल विजिट। माय फादर आईवी के साथ आता है सेल, बाकी सबके साथ विल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल विजिट। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस है, जैसे आई प्ले हॉकी टुमारो मॉर्निंग, या फिर आफ्टर 3 days कर दो। तो क्या हो गया, आई हॉकी कोष्टक में है प्ले का मतलब ये तुम्हें फिल करना है, और क्या आ गया यहाँ पे देखिए, टुमारो मॉर्निंग, क्या दिख रहा है, टुमारो मॉर्निंग, इसका मतलब आने वाली सुबह है, इसका मतलब फ्यूचर है। फ्यूचर तो आई के साथ क्या कर देंगे, सेल, और ये हो गया प्ले, और वाक्य क्या बन जाएगा, सेल प्ले। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको समझना है चीजों को और कर देना है, बस पहचान पकड़ लीजिए। पहचान अगर पकड़ में नहीं आती है तो आप टेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और अगर टेंस की पहचान पकड़ में आ गई तो आप बेझिझक आराम से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टेंस के कुछ पार्ट्स। उसके अलावा बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हालांकि वो एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप फास्टली उनको देख सकते हैं, ताकि हमें ये लग जाए कि हाँ हमारे टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। तो कुछ नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था बिल्कुल वैसे ही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, इसमें भी क्या आता है, पहचान के रूप में अगर बात करें तो सेल या विल प्लस बी और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आता है। अब कंटिन्यूअस की पहचान देखो आप, जैसे बात करें वही नाउ, वही बात करें एट प्रेजेंट, बात करें एट दिस टाइम, बात करें एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। लेकिन अगर इनके ही साथ अगर क्या लगा दिया जाए, इनके साथ ही अगर फ्यूचर का कोई जोड़ दिया जाए, फ्यूचर की कोई पहचान जोड़ दी जाए, तो ये क्या बन जाएंगे, ये सब के सब फ्यूचर बन जाएंगे। जैसे नाउ टुमारो, कल अब, देखना एट प्रेजेंट टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो। ये किसकी पहचान बन गई है, ये फ्यूचर की पहचान बन गई है। और वाक्य देखें तो वाक्य देखना भी, अब ये क्या हो गया, नाउ टुमारो,
at present tomorrow, at this time tomorrow, at this moment tomorrow, ये बन गया। और अब इसका वाक्य देखें तो देखना, my sister space writing display now tomorrow, ये क्या हो गया, मेरी बहन क्या, राइट लिखना, दिस प्ले, इस प्ले को, नाउ अब, और कब, इस समय, कब, टुमेरो आने वाले कल को। यानी कि मेरी बहन अब कल, यानी कल इसी समय अब क्या कर रही होगी, राइटिंग दिस प्ले, इस प्ले को लिख रही होगी, इस नाटक को लिख रही होगी। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर है तो इसके साथ हो जाएगा विल, और लग जाएगा बी, और क्या आ जाएगा, राइटिंग, विल बी राइटिंग, माई सिस्टर विल बी राइटिंग दिस प्ले नाउ टुमारो, यानी कि कल अब इस समय मेरी बहन एक नाटक या इस नाटक को लिख रही होगी। अभी नहीं कर रही है वो इस काम को, यानी काम अभी अधूरा है, काम पूरा होने में भी टाइम लगेगा, उसको शो करता है। आपको ये नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट दे देगा और फिर फिल करना है, बस थोड़ा सा समझ के। इसके बाद में बस इतना सा है, कुछ नहीं है, इनको पहचान पकड़ लेनी है और कर देना है, ठीक है। बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ टुमारो लग जाए, नेक्स्ट टाइम लग जाए, नेक्स्ट वगैरह लग जाए, या आफ्टर 3 डेज लग जाए, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। ये भी इरेज कर दिया, बिल्कुल इजी है। ये आपके एग्जाम के अंतर्गत आने के चांसेस के नहीं है, और जहां तक है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसके बाद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो बिल्कुल इजी है। इसमें भी क्या आएगा, वो ही पहचान के रूप में, पहले तो देखिए हेल्पिंग ऑफ सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे आपको वाक्य में कोई ना कोई क्या मिलेगा, फ्यूचर टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्यूचर टाइम। बस वो फ्यूचर टाइम देख लेना और इसमें ये भर देना। फ्यूचर टाइम नहीं मिलता है तो हैड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट टाइम मिलता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर फ्यूचर टाइम मिलता है तो सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बाई आ सकता है, बाई प्लस नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी आप चाहो तो बाई प्लस टाइम कर सकते हो, ऐसे बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। जैसे माई ब्रदर, फादर करते हैं, माई फादर रिटायर बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर। तो क्या आ गया है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि मेरे पिताजी सब्जेक्ट है। यहां देखिए बाय के बाद में क्या है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, अगले साल। क्या हो गया है, अगले साल। और अगले साल जब हो गया है इसका मतलब फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे पिताजी अगले साल तक रिटायर, सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। तो इसका मतलब विल हैव रिटायर्ड, विल हैव रिटायर्ड, ये इसमें आ जाएगा। बहुत सरल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ये स्मॉल टाइप से पढ़ा जा रहा है। जब अपनी एग्जाम वगैरह हो जाएगी उसके बाद हम लोग
ये मान लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से टेंस को पढ़ेंगे। एयरफोर्स का भी शुरू करूंगा, 12वीं क्लास का भी शुरू करूंगा और 10th क्लास का भी बेसिक से शुरू करेंगे। हर चीज को पढ़ेंगे। ये तो एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ और चीजों को फुल मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, सिर्फ वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, चांसेस ज्यादा है आने के, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम हो जाएगी और 9th के बच्चे 10th में आ जाएंगे और जब अपना पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से हो जाएगी कि हाँ अब हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, फिर देखना मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और इससे कहीं बेहतर पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छा। आपको खुद को लगेगा कि हाँ हम एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये लो जी फ्यूचर परफेक्ट और ये आ गया कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है, सेल या विल आएगा फ्यूचर को पहचान करने के लिए, प्लस में लगा देना हैव, प्लस में लग जाएगा बीन और उसके साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला सर ये तो उसमें भी था, ये बात यहां भी आ जाएगी। कौन सी, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा ये कौन सा आएगा, बस ये फ्यूचर आएगा। बस इसका ध्यान रखना है, वर्तमान से आगे का, बस। बाकी सारा का सारा अगर सिंस फॉर के टाइम के साथ अगर पास्ट आता है, देखना इतना ही है, और सिंस या फॉर के साथ पास्ट टाइम लिख दिया, हमें पास्ट टाइम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, हैज या हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आ जाएगा। लेकिन अगर वाक्य आगे चल रहा है और उसमें कोई पास्ट टाइम आ जाता है, या सॉरी उसमें आपको पास्ट टेंस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पास्ट टेंस, तो यही हैज हैव नियम यही रहेगा, यही हैज हैव किस में बदल जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें बदल जाएगा। लेकिन वही बात है, सिंस या फोर के बाद, किसके बाद, सिंस या फोर के बाद क्या मिल जाए, सिंस या फोर के बाद मिल जाए फ्यूचर टाइम, क्या मिल जाए, फ्यूचर टाइम, और फ्यूचर टाइम मिल जाए तो यही नियम किस में मिल जाएगा, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें बदल जाएगा। बस यही अंतर है। अब एक ही वाक्य से आप इन तीनों को समझ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत इनमें नहीं है। सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम है, सिर्फ इतना ही है, तो प्रेजेंट वाला बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, लेकिन आगे एक वाक्य और जा रहा है और वो पास्ट टेंस शो कर रहा है, तो आपको क्या भरना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, यानी कि ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर सिंस फॉर के बाद फ्यूचर टाइम है, कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम 2025 2030 नेक्स्ट ईयर, तो आपको समझ लेना है क्या करना है, उसमें सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिल कर देना है। यही इसका है तरीका, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे वाक्य देखो, ये हो गया, ठीक है, समझ लीजिए इसको, और एक वाक्य देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। फिर कल आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ऑब्जेक्टिव लेके आता हूँ, और ऑब्जेक्टिव्स आपको समझा देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, ये कर देते हैं, आई और वर्क
दिस ऑफिस सिंस 2025, ये आ गया। आई वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2025। तो मैं इस ऑफिस में 2025 से या तक काम कर चुका हूंगा या से काम कर रहा हूंगा। मैं इस ऑफिस में, मैं इस दफ्तर में 2025 से काम कर रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर को शो करेगा। तो क्या आ जाएगा, आई के साथ आता है सेल, हैव बीन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्किंग। सेल हैव बीन वर्किंग, ये हो जाएगा। अब एक बार देखिए, जैसे यही वाक्य है, आई वर्क इन दिस ऑफिस। अगर सिंस या फॉर के पहले साथ कोई क्या है, पास्ट टाइम है, यहां 2018 होता, 2018 होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिंस या फॉर के साथ पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सॉरी, हैव बीन वर्किंग, ये हो जाता। अगर यही वाक्य आगे चल रहा है, आई स्पेस वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2018 when you came here, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, यहां पे क्या दिख गया, यहां पे दिख गई अपने को सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म दिखते ही इस पे अटैक क्या होगा, सीधा का सीधा प्रेजेंट किसे मिल जाएगा, पास्ट में हैड बीन, और ये हो जाएगा वर्किंग। क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग। बिल्कुल सरल है। और अगर आपको यहां पे फ्यूचर टाइम दिखता है तो आपको फिर तो डरने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फिर इसमें क्या आ जाएगा, सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो ये था आपका टेंस। बिल्कुल इजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एग्जाम नजदीक है तो आराम से आपको पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करना है, इधर उधर की बातें करनी नहीं है और इन पे फोकस करना है। पहचान ध्यान रखनी है इनकी। कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंतर्गत मैं ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ABCD सेंटेंस होगा, ABCD उसमें से छांटना होगा। वो तो बिल्कुल भी सरल है, वो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 5-10 सेंटेंस में आप समझ जाएंगे, उसके बाद अपना टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे टेंस अपना कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर ले दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।